अब इंदौर में नर्मदा का पानी लाना सबसे ज्यादा महंगा है। इसी प्रकार जब मैं मुख्यमंत्री था तो बहुत इसमें आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ कि हम तो नर्मदा का पानी पिएंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई नर्मदा का ही पानी पीना है तो नर्मदा किनारे जाके रहिए, आप भोपाल में क्यों रहते हैं? क्योंकि नर्मदा का पानी लाने में उसका पर यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा है और राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की सीमा है कि वो कितना सब्सिडाइज करें। तो जो भी वो सस्टेनेबल एफर्ट होना चाहिए, जो भी योजनाएं बने वो सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, तो ही हम लोग उसकी पूर्ति कर पाएंगे। अब इंदौर का ही मसला मैं आपको देता हूं। एक प्रजन आंदोलन बन गया कि हमको माफ करिए महाराज जी, थोड़ी गर्मी इंदौर में जन आंदोलन बना कि हम तो नर्मदा का पानी पिएंगे। अब नर्मदा का पानी पीने के लिए आपको कम से कम 1500 फुट वहां से पंप करके लाया गया, बिजली का खर्चा हुआ और उस बीच में जितने गांव आते हैं वो लोग सबसे आसान तरीका है कि उसमें छेद किया पाइप में और अपना पानी डिसेंट्रलाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर भी गांव में हो जाता है अनऑथराइज। मकसद मेरा यही है कि ये प्रदूषण एक ऐसी समस्या हो गई है कि इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बिना रीयूज और रिसाइकलिंग के हम लोग हमारी समस्या का निदान नहीं कर सकते। यूरोप में कई देश हैं जहां 7-7 बार पानी का रिसाइकलिंग होता है और टैप में आप वही पानी पीते हैं बिना ही जानकारी लिए कि जो सीवेज का डिस्पोजल से आता है। 7-7 बार, 4 से 7 बार पानी का रिसाइकलिंग होता है। बिना रिसाइकलिंग के और रीयूज के हम पानी की समस्या का निदान नहीं कर सकते। ये कुछ मुद्दे ऐसे जिन पर की विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा देश धार्मिक देश है और हर समस्या का निदान के बारे में आम जनता, राजनेताओं की जितनी लोग बात नहीं सुनते हैं, धर्म के माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से उस बात को प्रचारित की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रिसाइकलिंग और रीयूज नहीं हुआ है, रिसाइकलिंग हुआ है। मैं जीएमआर का एक प्लांट देखने गया था चेन्नई में, जहां चेन्नई का गंदे से गंदा पानी वो लोग लेते हैं, रिसाइकलिंग करके उन्होंने मेरे सामने रखा कि साहब ये 2 गिलास रखिए कि साहब ये रिसाइकल्ड है और ये अनरिसाइकल्ड है, आप पता लगा लीजिए कौन सा है। पता नहीं लगाया जा सकता और 40 पैसा प्रति लीटर के अंतर्गत खर्चा उसका आता है। इसलिए हजारों करोड़ रुपए हम लोग जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा हम इस बात को कहना है कि सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है स्वेज डिस्पोजल अर्बन एरियाज में, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। इन 2 चीजों पर ध्यान दें और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। लेकिन सौंदर्यकरण के नाम से जो आज कुछ हो रहा है देश में, सौंदर्यकरण में सुंदर फव्वारे भी लगना चाहिए और सुंदर मूर्तियां भी लगनी चाहिए और सुंदर सारी चीजें बनना चाहिए। एक प्रांत में नाम नहीं लूंगा, वहां तो केवल मूर्तियां और बड़े बड़े भवन लगाने का ही सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो बात वही है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज कैसे बांटें, बंटवारा किस प्रकार से हो, किसान, उद्योग और जनता के लिए कैसे हम लोग आज जो लगभग 75% पानी समुद्र में बह के जा रहा है उसको हम लोग कैसे थामें, कैसे रोकें। जैसे एक स्लोगन था, कैच द वाटर वेयर इट ड्रॉप्स, जहां पानी गिर रहा है वहीं उसको रोकने का प्रयास किया जाए और बड़े बांध छोटे बांध का झगड़ा चलता रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग में कहा जाता है कि साहब द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन इज थ्रू हाइडल एंड मोस्ट सस्टेनेबल। तो इन सारी चीजों पर आप समन्वय रूप से हम हाइडल डैम बनने ही नहीं देंगे। कैसे आप उसको रोकिएगा? आज हम बिजली का उपयोग यहां कर रहे हैं, आपके सामने उपयोग करने की जो है विकल्प है, या तो आप करिए थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल से या न्यूक्लियर से या हाइडल से। सन तो आप उसके लिए वायबिलिटी देखिए मधु, यू मस्ट सी दी पॉसिबिलिटीज। दीज आर, ये तो बहुत अच्छी चीज, हम तो कहते हैं कि सन से हो जाए तो हम तो सबसे पहले तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्या उस सन से 12 रुपया यूनिट की बिजली क्या आप अपने कंज्यूमर को दे पाएंगे? 17 रुपये यूनिट पर आप क्या दे पाएंगे?
we have to tackle the issue not in vacuum. We have to in vacuum. We have to